नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जानेंगे कि यूपीएससी की जर्नी में आंसर राइटिंग का तो बहुत रोल रहता ही, आप जानते हैं। तो यही सीरीज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंटिन्यू हमारी हम लोग आंसर लेके आते हैं, जहां हम पर डे 2 प्रश्न 9:15 पे करते हैं। तो जान लीजिएगा कि मंडे से कंटिन्यू लाइव क्लास चलेगी, डेफिनेटली श्योर है। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पे कुछ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैंने 2-3 दिन की क्लास को रिकॉर्ड कर दिया, जिससे कि आपका एक दिन का टाइम भी लॉस ना हो। इसलिए इसको बहुत आराम से देखें, इनको प्रश्नों को एक बार देखें, 2 बार देखें, करने के बाद यहाँ आनंद के साथ इनका एंजॉय करें। चलिए, आज का प्रश्न क्या है, बड़ी मस्ती के साथ प्रश्न को समझते हैं। GS4 का एक प्रश्न है आज, जिसको एथिक्स कहते हैं, इंटीग्रिटी कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। और 2020 में ये आया हुआ है, देखिएगा। दिन ज़्यादा हुए नहीं हैं, 2 साल ही हुए हैं। और ज़रूरी होता है कि यूपीएससी की यात्रा में लास्ट के 5 साल की अब प्रश्नों का कम से कम अभ्यास तो कर लेना चाहिए। तो यानी अगर 2 प्रश्न हम पर डे करते हैं, तो ये मान के चलें कि 2 प्रश्न पर डे करने की वजह से एक हफ्ते में लगभग हम 14-15 प्रश्नों को कर लेते हैं। तो यानी आपके दिमाग में पूरी फिल्म इतने टॉपिकों के सापेक्ष में बन जाती है। क्या प्रश्न है? आप एक बड़े शहर के नगर पालिका आयुक्त हैं, यानी आप बड़े शहर के नगर आयुक्त हैं। एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी की प्रतिभा रखते हैं। बहुत ही ईमानदार अधिकारी की प्रतिभा रखते हैं, बड़ा मजा आ जाएगा। आपके शहर में एक विशाल बहुउद्देशीय मॉल निर्माणाधीन है, यानी एक बहुउद्देशीय जो मॉल है निर्माणाधीन, मतलब चल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर कार्यरत हैं, मतलब पर डे वाले जो मजदूर है उसमें कार्यरत हैं। एक रात मानसून के दौरान छत पर एक बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसमें 2 नाबालिग सहित 4 मजदूरों की तत्काल मौत हो गई। कई और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता थी। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप, यानी कह सकते हैं दुर्घटना के परिणाम स्वरूप एक बड़ा शोर और रोना हुआ, जिसमें सरकार को जांच शुरू करने के लिए यहां मजबूर होना पड़ा। कितना अच्छा प्रश्न दिया है। लेकिन अभी ये प्रश्न आपसे पूछ नहीं रहा क्या करना है। अभी ये पूरी कहानी इसने अपनी, जो गीता है, रामायण है, जो बाइबल है, कुरान है, सब इसने यहाँ बता दी है, ऐसा ऐसा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद आगे बोला है कि आपकी प्राथमिकता जांच में कई विसंगतियां सामने आई हैं। जब जांच हुई तो जांच में ये पाया गया कि बहुत सारी विसंगतियां हैं, कमियां हैं, समस्याएं हैं। निर्माण में प्रयुक्त सामग्री जो है घटिया स्तर की लगाई गई थी। स्वीकृत बिल्डिंग प्लान में केवल एक बेसमेंट की अनुमति होने के बावजूद एक अतिरिक्त बेसमेंट का निर्माण किया गया, यानी बेसमेंट एक ही होना है, वहां 2 बेसमेंट की स्थापना कर दी, ऐसा आपको जांच में पाया गया है। नगर निगम के भवन निरीक्षक द्वारा समय समय पर निरीक्षण के दौरान इसकी अनदेखी की गई, यानी कहा गया कि नगर निगम के जो परीक्षक था, जो इसको कोऑर्डिनेट करने लगाया गया था, उसने भी अनदेखी करी। आगे ये पाया जाता है कि आपकी पूछताछ में आपने देखा है कि शहर के जोनल मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट और यहाँ पे स्लिप रोड के लिए निर्धारित क्षेत्रों पर अतिक्रमण के बावजूद मॉल के निर्माण को हरी झंडी दे दी गई, यानी जो मॉल बन रहा है वो वहां बनने की कगार पे नहीं था, फिर भी उसको झंडी दे दी गई। कितना अच्छा प्रश्न है। आगे बात बनता है, हरी झंडी दे दी गई। मॉल के निर्माण की अनुमति पिछले नगर आयुक्त के द्वारा दी गई है। लीजिएगा, जो यहाँ अनुमति दी थी यहाँ पे कि यहाँ बनेगा, वो पहले पाले तुमसे नगर आयुक्त थे, जो ना केवल आपके वरिष्ठ भी हैं, मतलब आपसे सीनियर भी हैं, और ये कहा गया कि पेशेवर रूप से आपके जाने माने हैं, यानी वो आपके बल्कि अच्छे क्या हैं, यहाँ पे दोस्त हैं। देखिएगा कितना इस प्रश्न ने निचोड़ दिया, देखिएगा। मतलब ये हर चीज के रिश्तों के साथ जोड़ते हुए अपराध को भी, समस्याओं को भी, रिश्तों को भी जोड़ रहा है। अभी यहाँ प्रश्न पूछा नहीं है, अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। आगे इसने लिखा है, प्रथम दृश्यता मामला नगर निगम के अधिकारी और बिल्डरों के बीच व्यापक सांठ गांठ का लग रहा है, यानी जो मैटर आ रहा है नगर निगम के अंदर और जो बाहर जो बिल्डर्स वगैरह जाते हैं, ठेकेदार, उनके बीच में कोई बड़ा गोलमाल हुआ है, ये संकेत दे रहा है। आपके सहकर्मी आप पर जांच में धीमी गति चलने का दबाव डाल रहे हैं, कि जो आपके सहपाठी हैं वो कह रहे हैं कि जांच आराम आराम से करिएगा, मामला ठंडा हो जाएगा, रफा दफा कर देंगे। तो यानी कह रहा है कि आप जांच में धीमी गति से इसमें चलने का दबाव डाल रहे हैं। बिल्डर जो अमीर और प्रभावशाली हैं, जो बिल्डर हैं वो अमीर भी हैं, उनका पॉलिटिकल कहीं ना कहीं प्रभावशाली भी हैं। आगे क्या आ गया है, राज्य कैबिनेट में एक शक्तिशाली मंत्री का करीबी रिश्तेदार होता है, यानी कहा, देखिए और भी इसमें निचोड़ डाल दिया कि जो बिल्डर्स है वो राज्य में कैबिनेट मंत्री जो होता है वो शक्तिशाली मंत्री भी है, उसका एक करीबी रिश्तेदार बताया जाता है।
करीबी का मतलब है कि डायरेक्टली लिंक है उससे। बिल्डर आपको मामले को रफा दफा करने के लिए एक राजी कर रहा है, यानी बिल्डर ये भी कह रहा है, जो रिश्तेदार है, कुछ ले दे के काम चला लीजिएगा, ऐसा कहने के संकेत दे रहा है। ऐसा करने का सौभाग्य देने का वादा कर रहा है कि उन्होंने यह भी संकेत दिया, अगर इस मामले को जल्द से जल्द उनके पक्ष में नहीं सुलझाया गया तो उनके कार्यालय में कोई और पोस्ट अधिनियम के तहत आपके खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रतीक्षा कर रहा है। यानी ऐसे भी संकेत दे दिए गए। हाय हाय, कितना जबरदस्त क्वेश्चन उसने दिल चीर के रख दिया आपके सामने, मजबूर कर रहा है कि इसको स्टार्ट कहां से करें, एंड कहां से करें। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, वही प्रश्न जवाब नहीं आया। अब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिएगा, मामले में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें। इस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं? अपनी चुनी हुई कार्यपालिका को या कार्यप्रणाली की व्याख्या करें, ऐसा क्यों चुनेंगे? दिल तोड़ दिया इस प्रश्न ने, देखिएगा सबका। भाई नैतिक मुद्दे क्या है, और यहां इस स्थिति में आप विकल्प कौन सा चयन करेंगे, और तीसरा जिसका विकल्प चयन करेंगे उसकी कार्यप्रणाली के बारे में व्याख्या करें, क्यों करेंगे। ये तीन एलिमेंट, तीन तत्व जो है, तीन जो मुद्दे हैं, इस प्रश्न के सापेक्ष में आपसे वो पूछ रहा है। कितना भयानक प्रश्न है, कितना भयानक का मतलब है कि इथिकल जो वैल्यू है उसको उसने निचोड़ के रख दिया है। आइएगा, इस कहानी को पूरा करने के लिए हमारे पास 3-4 रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पहले आप सिविल सेवक के निर्णय क्या होते हैं, या सिविल सेवक निर्णय कैसे लेना चाहिए, डिसीजन वो कैसे ले, कुछ नैतिक बातें करिएगा। और नैतिक बातें करते समय वहां पे आप ये नैतिक मुद्दे को भी बता दीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं, उसके बारे में यहां डिफाइन कर दीजिएगा, एथिकल इश्यूज कौन कौन से हैं। फिर आपके पास इस ऐसी कंडीशन में कौन कौन से विकल्प हैं, उनके बारे में डिफाइन कर दिएगा कि ऐसे कौन कौन से विकल्प इस प्रश्न के सापेक्ष में बन जाते हैं। और तीसरा जो विकल्प आपने लिया है उसमें निष्कर्ष में, कंक्लूजन में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मैं उपरोक्त में से ये विकल्प लेकर आगे कार्रवाई करने के लिए कार्य करूंगा। इस पूरी कहानी के लिए हम पूरी कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि पूरी जो सीरीज है हमारी आंसर राइटिंग की, इसमें लगातार गदगद हो रहे होंगे आप। क्या है देखिएगा, पहली बात तो यहां से आ जाती है, जब आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो आप एक ही दास्ता बनते हैं। कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है यूपीएससी में कि आप यूपीएससी की तैयारी करते ही क्यों हैं, तो आप बोलेंगे सर सेवा करने के लिए। तो सेवा करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, आप वहां भी सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब आप अपने पद पर रहते हुए कुछ नियमों के अनुकूल बेहतर प्रबंधन करने के साथ समाज के दायरे को परिवर्तन करना चाहते हैं तो सिविल सेवा का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वहां वो नैतिक मूल्य अगर आप भूल जाएंगे तो जो आपने पहले दिन ध्यान रखना, ये सोच के यहाँ शपथ ग्रहण की थी या इसमें एंट्री की थी, तो फिर वो कहाँ चले जाएंगे। तो यही कहा जाता है, पहले यहीं से स्टार्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, पूरे 3-4 लाइन में आप दर्शा दीजिएगा कि सिविल सेवा का निर्णय लेना मुख्य रूप से जनहित में नैतिक सिद्धांतों के आधार को प्रदर्शित करता है, इसलिए राजनीतिक जो दी गई क्रियाएं हैं या सामाजिक क्रियाएं हैं उन्हें नजरअंदाज करते हुए हमें नैतिक मूल्यों के साथ जनहित के कई सिद्धांतों के आधार पर हमें यहाँ पे प्रलोभन ना देखते हुए एक नैतिक मूल्यों के आधार पर यह आचार संहिता का पालन करते समय यहाँ कार्रवाई करनी चाहिए, जो एक कह सकते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो यह निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ, वस्तुनिष्ठा के साथ क्या होगी, एक प्रकार से क्या होगी, ईमानदारी के साथ, वस्तुनिष्ठा क्या होगी, एक प्रकार से ईमानदारी के साथ ये आपकी नैतिक मूल्य नहीं होंगे, प्रभावित होंगे, यानी बुनियादी मूल्यों के खिलाफ ये मूल्य बन जाएंगे। तो आप 2-3 लाइन में इसको स्पष्ट कर दीजिएगा कि नैतिक सेवा के अंदर या सिविल सेवा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें ईमानदारी, वस्तुनिष्ठा या स्पष्टता ये बहुत जरूरी होते हैं मूल्य। इसलिए हमें जनहित के मामले को आचार संहिता के आधार पर या आचार नियमों के आधार पर, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर हमें कार्य करना चाहिए। इतना तुम दे दोगे तो उसकी फिल्म थोड़ी दिमाग में बन जाएगी कि हाँ अभी थोड़ा सा समझने लगा है। लेकिन जब इशू बनेंगे, जो नैतिक मुद्दे बनेंगे, तो नैतिक मुद्दे कौन से बनेंगे, 2 मुद्दे 3-4 मुद्दों पे बात कर लीजिएगा, 1 2 3। एक मुद्दों पे तुम बात करिएगा पर्सनल एंड प्रोफेशनल। देखिएगा अब यहां पे पर्सनल मुद्दा और प्रोफेशनल मुद्दे के बारे में बात करेंगे, प्रोफेशनल वर्सेस प्रोफेशनल, यानी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक। व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक मुद्दा क्या बनेगा। व्यक्तिगत मुद्दा यह कहता है कि आप कहीं ना कहीं किसी व्यवसाय को प्रेरित कर रहे हैं
और यदि व्यवसाय और व्यक्तिगत मामला अगर एक हो जाएगा तो फिर वहां उन लोगों में नैतिकता का पालन नहीं किया जाएगा। आप जिले के अधिकारी हैं, अपने मम्मी पापा जनहित सार्वजनिक हित को रख के ताक पे ध्यान रखना, आप यहाँ अपने निजी हित पे आगे बढ़ के चले जाएंगे तो क्या होगा, आपके सेवक बनने का फायदा क्या होगा? जो यहाँ सेवक बनने का फायदा क्या होगा आपको? तो आपको हमेशा पर्सनल जो इश्यूज हैं, पर्सनल जो मुद्दे हैं, उनको ना लेते हुए जो प्रोफेशनल है उनको आपस में इंटरलिंक नहीं करना है। इसका मतलब है कि यहाँ आपस में इसको इंटरलिंक नहीं करेंगे तो फिर आपके दिमाग में एक पूरी फिल्म सी बन जाएगी। फिर यहाँ पब्लिक कह सकते हैं कि एक प्रकार से दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, निजी हित को भी रखते हुए, निजी हित को आप पीछे रखते हुए आप सार्वजनिक हित के पीछे काम करेंगे, यानी कह सकते हैं कि पर्सनल एवं पब्लिक, पर्सनल एंड पब्लिक। तो आपको यहां व्यक्तिगत हित या निजी हित, व्यक्तिगत हित एवं सार्वजनिक हित को ध्यान रखिएगा। यानी यहां से ये कह सकते हैं कि आपको निजी हित के पीछे काम नहीं करना है, आपको सार्वजनिक हित के पीछे काम करना है। इसका मतलब ये रहा, पीड़ितों को न्याय दिलवाना है, ईमानदारी के साथ जांच करनी है, ईमानदारी के साथ जांच की पूरी व्याख्या करनी है। ईमानदारी के साथ अगर करेंगे तो आपके पास नैतिक गुणों की, बुनियादी मूल्यों की पहचान होगी, और नहीं तो जो नैतिक मूल्य हैं वो अनैतिक बन जाएंगे, और अनैतिक बनने से क्या होगा, रूल रेगुलेशन का हनन होगा, और रूल रेगुलेशन का हनन होगा तो फिर आप किस तरह से ध्यान रखना आपके मूल्यों की रक्षा कर पाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पब्लिक हित को ध्यान रखते हुए यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। और तीसरा मुद्दा ये बन जाता है, जो इशूज है वो होता है ईमानदारी एवं साहस का, ईमानदारी एवं साहस का। अब ये इस इशूज में ये बच जाता है कि आप ईमानदारी के चरित्र को लेते हुए आगे बढ़ते हैं या यहाँ पे करप्शन के चरित्र को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारे ईमानदारी का पार्ट पड़ता है। या आपका आचरण कैसा होगा, आप किसके प्रति झुकाव होंगे, गलती किसकी है, ये स्पष्टता के साथ जांच करेंगे नहीं करेंगे, ये आपके यहाँ पे होनेस्टी और यहाँ पे जो साहस है, इसका एक पेशेंस का, धैर्य का आपके पास एक एग्जाम बन जाता है कि आप किस पर डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ जो गुण विकसित हुए वो 3 पॉइंट है। पहले ये देखने का मुद्दा बन रहा है कि आप प्रोफेशनल पे तो नहीं जाएंगे, दूसरा बिंदु बन रहा है कि आप पर्सनल तो नहीं जाएंगे, और तीसरा बिंदु बन रहा है कि आप ईमानदारी के साथ डिसीजन देंगे या नहीं देंगे। और जब ये तीनों चीजें यहाँ नैतिक गुण में आ जाती हैं तो आपके सामने एक पूरी पिक्चर नुमा कहानी बन पा रही होगी कि ये इन मुद्दों पर काम करना है। रही बात अब विकल्प की, तो दूसरा पॉइंट तुम क्या लिखोगे, जो हमारे पास ऑप्शन है, जो विकल्प है, वो कितने विकल्प होंगे ये भी जान लीजिएगा। तो यहां से आप जानिएगा कि हमारे पास 2 विकल्प होंगे। एक विकल्प क्या होगा, नतमस्तक हो जाऊं, यानी अपने नैतिक मूल्य खो दूं। नैतिक मूल्य खोने का मतलब जो यहां बिल्डर्स कह रहे हैं, जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं उनकी ध्यान रखना, इस प्रकार से हम लोग कर लें। यानी नैतिक मूल्य खोने के बाद यहां पे राजनीतिक लाभ उठाना स्टार्ट कर दूं, जांच को मैं समाप्त कर दूं, जो संगठन है जो हमसे बोल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग काम करूं, और इनके अपना अवसर पाके, अपना लाभ लेके, अपना यहां इनकी गुलामी करके यहां प्रमोशन पे चला जाऊं और ऊपर उच्च अधिकारी बन जाऊं इनके कहने से। तो ये एक विकल्प ये हो सकता है कि नैतिक मूल्य खोने से ये रास्ते अपना लूं। और दूसरा मूल्य ये कहता है कि यहां पे दूसरा विकल्प ये है कि निष्पक्षता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ नैतिक सिद्धांतों का पालन करूं। तो हर कोई सिविल सेवक बनने से पहले, बनने के बाद मुझे लगता है कि पहले चाहे बेशक वो यहाँ चला जाए, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई में ये वाली बात तो नहीं करेगा। तो यही बोलेगा कि दूसरा विकल्प बन जाता है कि मैं यहाँ स्पष्टता के साथ या निष्पक्षता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हुए मैं यहाँ पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच करूँ। 2 विकल्प आपने बता दिए कि मेरे साथ ये विकल्प हो सकते हैं यदि आप ऐसे अधिकारी होंगे तो। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट जो इसकी डिमांड थी वो कार्यवाही का, कि आप क्या करेंगे। तो कार्यवाही में जो करेंगे तो यहाँ लिख देंगे, ध्यान रखने बड़े प्यार से, कि मेरे नैतिक सिद्धांतों के आधार पर दूसरा विकल्प या दूसरा जो विकल्प है अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा या अपनाने के लिए प्रेरित करूंगा। और मुझे लगता है कि अनैतिक कार्यवाही कहीं ना कहीं राजनीतिक चीजों से मुझे हो रही है, तो अपने जो अमुख है, जो अपने सामने जो उच्च अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में ये मैटर देते हुए यहाँ स्पष्ट तरीके से यहाँ पूरे उनसे अवगत कराऊंगा, जिससे कि वो इस पर कार्यवाही कर सके। साथ में उसके बाद भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई और समस्या होने वाली है तो मीडिया के सामने आके अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पारदर्शी तरीके से रखना, निष्पक्षता के आधार पर दबाव को ना झेलते हुए जाँच को आगे बढ़ाते हुए कार्यवाही करने का प्रयास करूंगा। इतना तुम लिख दोगे तो उसके दिमाग में पूरी फिल्म बन पाएगी कि हाँ, इसने ये भी बता दिया कि
कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, इसने ये भी बता दिया कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं, इसने ये भी बता दिया कि अब किस पे कार्यवाही की जाएगी। बताओ मजा आया नहीं आया बताओ। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। तो जब आप इस तरीके से पूरे चीजों का अवलोकन कर लेते हैं तो आपके दिमाग में पूरी फिल्मनुमा कहानी बनती हुई चली जाती है। तो यही कहानी चलती रहेगी अपनी। एक बार सभी लोग दिल से कमेंट कर दीजिएगा सर क्या बात है, अगर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कंटिन्यू हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं, एक भी दिन गैप करने का प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए इस क्लास को आज भी रिकॉर्ड कर दिया गया। अब जो मंडे से क्लास होगी वो कंटिन्यू क्या होगी, लाइव होगी। तो मिलते हैं लाइव सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।